जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों, हम एक करंट अफेयर्स की जो सीरीज चला रहे हैं, आज उस क्रम में दोस्तों हमारा कौन सा लेक्चर, आज हमारा दोस्तों 12वां लेक्चर है इस सीरीज में। और आप सब जानते हैं दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है वह फुली रूप से दोस्तों 3 एग्जामों को लेकर क्या है, डेडिकेटेड रूप से एकदम चलाई जा रही है। वह 3 से एग्जाम कौन से दोस्तों, एक आपका दोस्तों 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम है और 28 मई को दोस्तों आपका आईएएस का एग्जाम है। दोनों एग्जामों के बीच दोस्तों केवल 14 दिन का गैप है। और ईपीएफओ को दोस्तों डेट नहीं आई है, लेकिन दोस्तों इसके भी पेपर जल्द होंगे क्योंकि वायरल डेट आपको बता ही दिया गया है। तो इसकी जैसे ही ऑफिशियल डेट, कंफर्मेशन डेट आएगी तो आपसे यह भी बता दिया जाएगा। तो यह भी दोस्तों पेपर आपका इसी जुलाई अगस्त के बीच ही करा लिया जाएगा। तो यह 3 एग्जामों के लिए दोस्तों यह फुली रूप से डेडिकेटेड सीरीज चल रही है। बाकी आपके जितने भी 2023 में दोस्तों अपकमिंग एग्जाम है, आप कोई भी पेपर दे रहे होंगे दोस्तों, जो 2023 में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पेपर देने वाले होंगे, तो आप सब जानते हैं दोस्तों हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। अच्छा खासा रोल दोस्तों आजकल करंट अफेयर्स हर एक पेपर में प्ले कर रहा है। तो अगर आपकी करंट अफेयर्स में दोस्तों पकड़ अच्छी रहती है तो आप आसानी से क्या होता है, अपने पेपर को क्वालिफाई करने में, सिलेक्शन की प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए हो जाते हैं। बाकी इन 3 एग्जामों के लिए दोस्तों तो आप तो जानते हैं 25 से 30 करंट पूछा जाता है, जहां पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये क्वेश्चन दोस्तों आसान होते हैं। बस यह होता है कि दोस्तों आप 1-2 साल के डाटा को अच्छे से पढ़े हों, समझे हो, इतना गेस लगा लें कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या कौन से फैक्ट शामिल हो सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से दोस्तों इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों हम आपको देख रहे होंगे कि हम हैंड रिटन रूप में दोस्तों आपके लिए चुनिंदा करंट अफेयर ला रहे हैं, क्योंकि आप सब दोस्तों अगर सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे तो आप सब दोस्तों किसी न किसी रिसोर्स से पढ़े होंगे, तो पढ़ाई में दोस्तों किसी की कमी नहीं होगी। बस इसीलिए दोस्तों आप पढ़ रहे होंगे, आप सब अपने लेवल के हिसाब से करंट तैयार कर रहे होंगे, तो आपको लिए इसे दोस्तों टू दी पॉइंट जो हो सकता है, जो इससे संभावना ज़्यादा कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो सिर्फ दोस्तों उन्हीं करंट्स को चर्चा किया जा रहा है। इस क्रम में दोस्तों लगभग 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको जब तक एग्जाम है 3 नहीं हो जाएंगे तब तक दोस्तों नियमित आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप सर बस दोस्तों केवल वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे। 2 बार कम से कम आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप सिर्फ अपने नोट से काम चलाएंगे, जो आपको बताया जाएगा एक्स्ट्रा पॉइंट या जो कुछ लिखा हुआ आप सब नोट डाउन करते चलेंगे। बस एग्जाम के समय दोस्तों आप रिवाइज करते रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा और चलते हैं अपने पहले करंट के तरफ। तो देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने पहले करंट की तरफ, हुआ क्या उसको देख लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के बारे में। यह कब हुआ था दोस्तों, 2022 में हुआ था, 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त को हुआ था दोस्तों। यह कहाँ हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम यानी चेन्नई में हुआ था। और दोस्तों इसमें खिलाड़ियों के मेंटोर कौन बने थे, विश्वनाथ आनंद बने थे। और यह दोस्तों FIDE के द्वारा होता है, यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा कराया गया है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, 44वें इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड यानी 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड की दोस्तों बात हो रही है। यह 2022 में ही हुआ है दोस्तों। 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड है 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच दोस्तों यह कराया गया था। कहां पर हुआ था दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था दोस्तों, जो कि चेन्नई में पड़ता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों खासकर प्लेस अक्सर याद रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड हुआ था वह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था, जो कि चेन्नई में पड़ता है। अब इसको किसने करवाया था दोस्तों, तो FIDE ने दोस्तों इसको करवाया था। इसी को दोस्तों बोला जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। आप याद रखिएगा दोस्तों FIDE इसका फुल फॉर्म यही है। आप सोचेंगे सर यहाँ FIDE से तो कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसके पीछे एक अलग कहानी जो कभी आपसे चर्चा किया जाएगा। लेकिन इसकी फुल फॉर्म ही होती है दोस्तों इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। अभी आज तक जितने देखा होगा फुल फॉर्म दोस्तों कि वह सब मैच करता है अगर कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों कि FID और फुल फॉर्म इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो कभी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन यह जो 44वां चेस इंटरनेशनल ओलंपियाड हुआ था दोस्तों, इसमें खिलाड़ियों के मेंटोर कौन बने थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो विश्वनाथन आनंद बने थे दोस्तों, इसके कौन बने थे, खिलाड़ियों के मेंटर बने थे विश्वनाथन आनंद दोस्तों। तो आप यह नाम अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक दिवस है दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा, वर्ल्ड यूथ स्किल डे के बारे में। विश्व
युवा कौशल दिवस के बारे में दोस्तों। यह कब होता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है, 2022 में मनाया गया था। यह इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है दोस्तों कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड यूथ स्किल डे यह मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले होते हैं सब यूथ ही होते हैं, सब युवा ही होते हैं। और दोस्तों यह अभी जुलाई 2022 में मनाया गया है, तो इसकी हो सकती है दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इसलिए दोस्तों यह डेट आपसे शामिल कर लिया गया। बस आप एक ही लाइन याद रखिएगा ऐसे कि 15 जुलाई को ही दोस्तों वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है दोस्तों, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों गीता गोपीनाथन के गीता गोपीनाथ के बारे में। देखिए क्या हुआ दोस्तों, आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान पाने वाली दोस्तों यह पहली महिला एवं दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले दोस्तों पूर्व रघुराम राजन को यह सम्मान मिल चुका है। हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, बात कर रहे हैं दोस्तों गीता गोपीनाथ की। आप यह नाम अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, गीता गोपीनाथ। तो आईएमएफ को आप सब जानते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आईएमएफ को बोला जाता है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती है दोस्तों, इसके पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में इनको सम्मिलित किया गया है। मतलब दोस्तों आईएमएफ की दोस्तों गीता गोपीनाथ क्या रह चुकी हैं? पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी हैं, इसका यही कहना है। तो आप सिंपल से याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, तो इस तरह का अगर नाम आएगा दोस्तों तो आप याद रखिएगा गीता गोपीनाथ इसका इसमें रह सकी हैं। यह सम्मान पाने वाली दोस्तों यह पहली महिला है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमसे आपसे बार बार डिस्कस किया जाता है, अगर कोई चीज़ पहली बार हो रही है तो वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बीबीबी की कैटेगरी में आती है। दूसरा दोस्तों यह वुमेन है, यानी एक महिला है, तो इसलिए भी यह दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आईएमएफ की दोस्तों यह मुख्य अर्थशास्त्री रही है, तो उस क्रम में भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली महिला है, लेकिन भारतीयों की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह दूसरी भारतीय हैं। तो इससे पहले दोस्तों किसको मिल चुका है? रघुराम राजन को यह सम्मान मिल चुका है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे पहले किस भारतीय को मिला है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों रघुराम राजन सबसे पहले मतलब दोस्तों आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। लेकिन महिला की बात करेंगे तो हम तो गीता गोपीनाथ का आएगा, और पहले भारतीय की हम बात करेंगे दोस्तों रघुराम राजन का आएगा, और दूसरे भारतीय की हम बात करेंगे दोस्तों तो गीता गोपीनाथ के नाम आप याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, किसी भी रूप में घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ को भी और रघुराम राजन दोस्तों कौन रह चुके हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट यह भी आप अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में दे दे। तो आप याद रखिएगा दोस्तों रघुराम राजन दोस्तों जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है दोस्तों, उसके पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आप इतने सारे दोस्तों फैक्ट को अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वह है दोस्तों वर्ल्ड पीस फोरम, यानी विश्व शांति संघ के बारे में। तो देखिए इसका जो दोस्तों 10वां संस्करण हुआ है वह बीजिंग यानी चाइना में हुआ है। और दोस्तों चाइना में कहाँ हुआ है दोस्तों? सिंघुआ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हुआ है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड पीस फोरम की, यानी विश्व शांति संघ की। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड पीस फोरम यानी विश्व शांति संघ का जो 10वां संस्करण है वह कहाँ कराया गया दोस्तों? वह कराया गया है बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ है दोस्तों? चाइना में पड़ता है। और दोस्तों किसके द्वारा यह कराया गया है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी में दोस्तों, चाइना की जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी है। देखिए चाइना की दोस्तों इंग्लिश बहुत खतरनाक होती है, उनके TCP करके कुछ ऐसे उनके प्रोनाउंसिएशन ही सबसे खतरनाक होते हैं। तो यहाँ देखिए स्टार्ट TSINGHUA, इसको हिंदी में पढ़ा जाता है दोस्तों सिंघुआ यूनिवर्सिटी। बस आप इतना याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इस वैसे संभावना कम है, लेकिन अगर फिर भी आता कि वर्ल्ड पीस फोरम का जो 10वां संस्करण या हाल ही में जो संस्करण हुआ दोस्तों विश्व शांति संघ का, वह कहाँ हुआ? तो आप बस इतना याद रखिएगा दोस्तों, वह चाइना के बीजिंग में हुआ था। तो आपका दोस्तों काम चल जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, हुआ क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2022 के बारे में। इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? वह हुआ है लखनऊ में। तो इसमें दोस्तों मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को दोस्तों काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया है। तो देखिए आप याद रखिएगा दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों आम के मामले में, अभी आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव,
इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल का मतलब हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश आम महोत्सव। अगर पूछा जाए दोस्तों इसका आयोजन कहाँ कराया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों लखनऊ में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो मेगा मैंगो क्लस्टर के आमों को दोस्तों काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया है। आप अगर दोस्तों इतिहास पढ़े होंगे तो आप काकोरी जरूर पढ़े होंगे। मॉडर्न इंडिया में दोस्तों अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो काकोरी ट्रेंड एक्शन डे के बारे में दोस्तों, ट्रेंड एक्शन कार्यवाही के बारे में दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जिसको काकोरी षड्यंत्र बोला जाता था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों उसको क्या कर दिया, काकोरी ट्रेंड एक्शन कर दिया गया। तो आपका एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए काकोरी षड्यंत्र दोस्तों अब नाम नहीं रह गया है, अब उसका नाम है दोस्तों काकोरी ट्रेंड एक्शन, और यह काकोरी दोस्तों लखनऊ में ही पड़ता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, यह काकोरी भी लखनऊ में पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों जो उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है वह लखनऊ में किया गया, और यहाँ पर दोस्तों जो मैंगो क्लस्टर आमों को शामिल किया गया था उनको काकोरी ब्रांड के रूप में दोस्तों टैग किया गया है। तो यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी दोस्त अभी 14 मई को यूपी पीसीएस के एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट को दोस्तों, इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों लखनऊ के बगल में जो मलिहाबाद है दोस्तों, लखनऊ का जो मलिहाबाद है दोस्तों वह आमों के लिए दोस्तों सबसे फेमस है। तो इसलिए दोस्तों आम का सीजन दोस्तों अभी आने वाला है धीरे धीरे। तो ये दोस्तों यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना खासकर यूपी पीसीएस में है। तो यूपी पीसीएस वाले दोस्त इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वह दोस्तों इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में, यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र के बारे में। यह कहाँ दोस्तों लगाया गया है? रामागुंडम, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में पड़ता है। किसके द्वारा लगाया गया है दोस्तों? एनटीपीसी के तहत लगवाया गया है। यह जल संरक्षण को भी दोस्तों ध्यान देगा। इसकी जो क्षमता है वह 100 मेगावाट है। और एनटीपीसी क्या है दोस्तों? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी विद्युत मंत्रालय के अधीन है। चलिए अब देखते हैं क्या हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में, यानी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। आप याद रखिए दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट यानी भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी सबसे बड़ा तैरता, यानी तैर रहा है दोस्तों, यानी यह नदी में क्या कर रहा है? तैरता हुआ दोस्तों पावर प्लांट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो एक जगह है दोस्तों रामागुंडम, कहाँ पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आप याद रखिएगा। यह कहाँ पड़ता है दोस्तों? रामागुंडम में पड़ता है। रामागुंडम कहाँ पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में पड़ता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। और यह सबसे बड़ा है दोस्तों, तो यह BBVP की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी आ जाता है। अब यह दोस्तों क्या होगा, इसको किसने किया है दोस्तों? तो एनटीपीसी ने दोस्तों इसको क्या किया है, वहां पर स्टैब्लिश किया है। और यह दोस्तों जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन को भी दोस्तों क्या करेगा? बढ़ावा देगा। और इसकी जो क्षमता है दोस्तों वह 100 मेगावाट है। आप इसको भी याद रखिएगा। अब एनटीपीसी के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आप इसकी फुल फॉर्म दोस्तों जानते होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी क्या है दोस्तों? एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम। इसकी हिंदी दोस्तों हो जाएगी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यानी आप इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों, PSU आप सब जानते हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप इसको दोस्तों CPSU जान लेंगे, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यह दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनटीपीसी? तो एनटीपीसी दोस्तों विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आप इतने सारे फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि आप सबको दोस्तों टू दी पॉइंट सारे फैक्ट को डिस्कस किया जा रहा है, उन्हीं पॉइंट को दोस्तों चर्चा किया जा रहा है जिनकी संभावना दोस्तों है कि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सके। पूरी दोस्तों कहानी आपसे नहीं बताई जा रही, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों अब आपका एग्जाम दोस्तों सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, और आपके दोस्तों क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही टू दी पॉइंट चीजें ही पूछी जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों टू दी पॉइंट चीजों को पढ़ाया जा रहा है। बाकी आप सब दोस्तों अपने हिसाब से दोस्तों अपनी करंट अफेयर्स की दोस्तों कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे। और इसकी दोस्तों एक जो महत्वपूर्ण मैगजीन आती है, वह जब मैगजीन दोस्तों आ जाएगी तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तब तक लिए दोस्तों आप क्या करते रहेगा, ये सारे फैक्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और समय समय पे रिवाइज करते रहेंगे, ताकि दोस्तों आपको अचानक दोस्तों बोझिल नहीं लगेगा, अचानक आपको दोस्तों बर्डन नहीं महसूस होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए वह क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों यूनेस्को, देख लीजिए उसको, वह है दोस्तों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। कब? सितंबर 2022 में। वह 3 शहर कौन से दोस्तों? त्रिशूर,
नीलांबूर जो केरल में पड़ते हैं दोस्तों, और वारंगल यानी तेलंगाना। अब भारत सहित दोस्तों विश्व के 77 शहरों को दोस्तों 2022 में शामिल किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के बारे में। सिटीज़ का मतलब होता है दोस्तों शहर। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ है दोस्तों, उसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है दोस्तों। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों भारत सहित विश्व के 77 शहरों को दोस्तों इस 2022 में दोस्तों क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो भारत सहित विश्व के 77 शहरों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में दोस्तों, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। तो भारत के दोस्तों 3 शहरों को शामिल किया गया है। वह 3 शहर कौन है दोस्तों? यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। एक है त्रिशूर, एक है दोस्तों नीलांबूर, या कहां पड़ता है दोस्तों? या दोनों केरल में पड़ते हैं। और एक है दोस्तों वारंगल। वारंगल कहां पड़ता है दोस्तों? तेलंगाना में पड़ता है। तो 3 शहर सिर्फ आप रट लीजिएगा दोस्तों, त्रिशूर, नीलांबूर, वारंगल। त्रिशूर, नीलांबर, वारंगल। तो आप इसको दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आप दोस्तों, क्योंकि आपसे क्या किया जाएगा क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन दे देगा और दे देगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शहर हैं दोस्तों जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल नहीं किए गए हैं। तो यह 3 ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल। तो यह 3 का तीनों दोस्तों सही है। अगर इसके अलावा दोस्तों और किसी भी शहर का जिक्र किया जाएगा आपसे क्वेश्चन पेपर में तो वह दोस्तों गलत होगा। तो इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, आके उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, अब हम बात करने वाले दोस्तों भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? बिहार में किया गया है, फल्गु नदी पर किया गया दोस्तों। बिहार के जो सीएम है दोस्तों नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े रबर डैम। आप अच्छे से याद हो कि रखिएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह क्वेश्चन आपसे भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हुआ है दोस्तों बिहार में। बिहार में दोस्तों एक नदी है फल्गु नदी, उस नदी पर किया गया दोस्तों। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में दोस्तों नीतीश कुमार, उनके द्वारा किया गया है। तो यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा सकता है। और बिहार का अगर कोई बच्चा करंट का देख रहा होगा तो बिहार के अगर कोई पेपर लगा होगा तो वहां तो समझ लीजिए यह आना ही आना है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहां हुआ है? बिहार में हुआ है और फल्गु नदी पर हुआ दोस्तों। तो यह दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। देखिए वह क्या है दोस्तों? वह है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसको कहाँ बनाया गया दोस्तों? लोथल, गुजरात में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटर वेज के द्वारा। चलिए देख लेते हैं क्या हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों परिसर। यानी इसकी हिंदी हो जाएगी दोस्तों, आप इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों, NMHC। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? NMHC, यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का दोस्तों कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल में बनाया जा रहा है। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। आप अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में तो आप अच्छे से दोस्तों आप सब लोथल के बारे में तो जानते ही होंगे और लोथल से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है वह लोथल में बनाया जा रहा है दोस्तों। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों? तो आप यह भी देख लीजिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो एक दोस्तों हमारा जो संस्कृति मंत्रालय हो गया, एक दोस्तों बंदरगाह, नौवहन या जलमार्ग से संबंधित जो मिनिस्ट्री होती है दोस्तों, इन दोनों मिनिस्ट्री के दोस्तों सहयोग से यह लोथल में बनाया गया है। और यह क्या है दोस्तों? भारत में यह अपनी तरह का दोस्तों पहला कॉम्प्लेक्स होगा, यानी परिसर होगा, जो भारत की समृद्ध और विविधतापूर्ण समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। यानी दोस्तों यह जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का दोस्तों लोथल या गुजरात में बनाया जा रहा है दोस्तों, यह भारत में अपनी तरह का दोस्तों पहला परिसर होगा। आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, भारत में भी होगा, वो अभी किस तरह का पहला होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यह आ जाता है, जो भारत की दोस्तों समृद्ध और विविधतापूर्ण समुद्री विरासत को क्या करेगा दोस्तों? प्रदर्शित करेगा। यानी भारत की जो समृद्धि है, जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है दोस्तों मैरीटाइम को लेके, उन सबको दोस्तों यह शो करेगा। तो आप यह फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। यह तीनों ही एग्जामों में दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, IAS में भी दोस्तों, UPPCS में भी, UPFO में दोस्तों, क्योंकि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल के करंट हैं वो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो स्टेट के करंट होते हैं दोस्तों, जो राज्यों के करंट होते हैं वो स्टेट के किसी
एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। वह है दोस्तों आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो देख लीजिए, देखिए आईएनएस विक्रांत क्या है दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे पीएम मोदी ने दोस्तों समुद्र में तैरता एक शहर की संज्ञा दी है। नौसेना में इसको दोस्तों शामिल किया गया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित है दोस्तों। 76% स्वदेशी सामानों का प्रयोग किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों किसकी बात हो रही है, आईएनएस विक्रांत। आप इस नाम को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। या क्या दोस्तों, भारत का पहला, आप देख रहे हैं ना दोस्तों, पहला है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। यह भारत का दोस्तों पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट दोस्तों कैरियर है। कौन सा दोस्तों, आईएनएस विक्रांत दोस्तों। इसका निर्माण किसने किया दोस्तों, कोचीन शिपयार्ड द्वारा दोस्तों इसको निर्माण किया गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों 76% यानी 76% दोस्तों स्वदेशी सामानों का प्रयोग किया गया दोस्तों, यानी भारतीय सामानों का इसमें दोस्तों 76% दोस्तों स्वदेशी सामानों का प्रयोग किया गया है। और इसीलिए दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसको दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या नाम दे दिया है कि समुद्र में तैरता एक शहर की संज्ञा दे दी है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आईएनएस विक्रांत करके क्वेश्चन पेपर में नहीं आता तो भारत के प्रधानमंत्री जी का दोस्तों यह स्टेटमेंट है, तो हो सकता है दोस्तों इसी स्टेटमेंट को इसको उठा के लिख दिया जाए कि समुद्र, अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसको समुद्र में तैरता एक शहर की संज्ञा दी गई। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह आईएनएस विक्रांत को दिया गया। तो दोस्तों इससे कई रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगभग 4-5 तरीके से दोस्तों इससे क्वेश्चन की फॉर्मेशन किया जा सकता है। और यह भारत दोस्तों पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बन गया है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, इसको दोस्तों नौसेना में शामिल किया गया है। तो आप सारे के सारे फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी फैक्ट मिस नहीं करिएगा। देखिए दोस्तों, आपसे बार बार बताया जा रहा है, आपको ऑलरेडी छटी हुई चीज़ें दी जा रही है, मतलब चुनिंदा हुई चीज़ें दी जा रही हैं। करंट अफेयर्स आप सब जानते हैं दोस्तों, 2 साल में बहुत सारी घटनाएं घटी होती हैं, हर एक महीने में इतने सारे फैक्ट होते हैं कि आपको याद करना कर ही नहीं सकते आप कभी भी। तो देखिए इसलिए दोस्तों आपको चुनिंदा करंट अफेयर मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ दोस्तों वीडियो में, आप उनमें से दोस्तों एक भी करंट को मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आप जब आपको पहले ही चुनिंदा चीज़ें दी जा रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू को दोस्तों एनालिसिस करके दिया जा रहा है, तो जिनकी दोस्तों 100% संभावना है कि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन्हीं फैक्ट को दोस्तों शामिल किया गया है। तो इसलिए दोस्तों आप अपने तरफ से इसमें कोई एडिटिंग नहीं करिएगा। बाकी आप जिस रिसोर्स से पढ़ रहे होंगे, आप वहाँ जो चाहिए वो आपकी अपनी मर्जी होगी दोस्तों, आप उसमें करते रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, वह क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वह दोस्तों वित्तीय मध्यस्थता कोष यानी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड्स के बारे में। तो यह दोस्तों सितंबर 2022 में इसको बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया फॉर कोविड-19। तो देखिए कोविड-19 दोस्तों आप सब देख रहे होंगे कि फिर से कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, मतलब लेकिन उस तरह से सीवियर अटैक टाइप की चीज़ें नहीं है, मतलब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन कोरोना दोस्तों जैसे आया था उस तरह के दोस्तों कोई सीवियर दोस्तों मतलब कोई ऐसी घटनाएं नहीं हो रही कि जिससे लोगों की मृत्यु हो रही हो और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो। तो लेकिन कोरोना दोस्तों अभी भी बना हुआ, लेकिन आपको यहाँ कोरोना से नहीं दोस्तों एक फैक्ट याद रखिएगा FIF के बारे में। आप याद रखिएगा दोस्तों FIF यानी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड के बारे में, यानी वित्तीय मध्यस्थता कोष। या क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड्स यानी वित्तीय मध्यस्थता कोष को दोस्तों किसने बनाया था। तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों यह कोष को जारी किया था और कोविड-19 के लिए जारी किया था। तो बस आप यह 2 के फैक्ट याद रखिएगा कि यह वर्ल्ड बैंक यानी वित्तीय मध्यस्थता कोष दोस्तों वर्ल्ड बैंक का है फॉर कोविड-19। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। वह है दोस्तों देश के पहले, किसकी हम बात करने वाले हैं दोस्तों, देश के पहला नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क के बारे में। यह कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों, यह लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों इसकी मंजूरी दे दी है। लखनऊ में दोस्तों इसको किया जाएगा। सिंगापुर की तर्ज पर दोस्तों इसकी स्थापना होगी। देश में दोस्तों वर्तमान में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, देश के पहला नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क दोस्तों पहला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसकी दोस्तों संभावना भी दोस्तों 100 के 100% संभावना दोस्तों यह पूछा भी जा सकता है यूपी PCS के लिए दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी गारंटी भी ली जा सकती है, लेकिन आप इसके लिए क्लेम नहीं करिएगा, अगर नहीं आया तो
चलिए वो मजाक की बातें हो गई। तो 2023 का जो भी दोस्तों अभी 14 मई को यूपीपीसीएस के एग्जाम देने वाले हैं, तो इसकी संभावना है दोस्तों या क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। बाकी अदर्स भी एग्जाम में दोस्तों जो भी आपके 2023 में एग्जाम होने वाले हैं उनमें भी दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, देश का पहला नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? लखनऊ में बनाया जा रहा है, जिसकी दोस्तों मंजूरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिल चुकी है। तो आप याद रखिए दोस्तों, किसकी बात हो रही है? नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क की। और यह दोस्तों जो बनाया जा रहा है वह सिंगापुर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इस तरह देखेंगे दोस्तों, अगर आप देख रहेंगे तो देश में वर्तमान में 13 ओपन डे सफारी पार्क हैं, यानी 13 दोस्तों ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपके लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो आप इसको दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में शामिल कर लेंगे। क्योंकि देख रहे होंगे दोस्तों आप, फैक्ट अगर देखेंगे कि वर्तमान में 13 ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी दोस्तों नाइट सफारी पार्क नहीं है। तो इस तरह दोस्तों जो देश का पहला नाइट सफारी पार्क एवं जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है, तो यह करंट की घटनाओं के हिसाब से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके पूछे जाने की संभावना दोस्तों 100 के 100% बनी हुई है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, वह क्या उसको भी देख लेते हैं। तो वह है दोस्तों, भारत का पहला बायो विलेज किसको घोषित किया गया है दोस्तों? वह घोषित किया गया दोस्तों दासपारा। या कहाँ दोस्तों? या त्रिपुरा में है। इस गांव को दोस्तों पूरी तरह कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर परिवारों की बस्ती के रूप में विकसित किया गया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? भारत का पहला बायो विलेज किसको घोषित किया गया दोस्तों? आप देख रहे हैं ना, पहला है यानी बीबीपी की कैटेगरी में। और दोस्तों पहला बायो विलेज घोषित किया गया, किसको घोषित किया गया दोस्तों? दासपारा। दोस्तों एक गांव है दासपारा, उसी को दोस्तों भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। और यह दासपारा गांव कहां पड़ता है दोस्तों? त्रिपुरा में पड़ता है। अगर आप दोस्तों वर्ल्ड मैप दोस्तों इंडिया का मैप अगर आप देखना जानते होंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों जो ये यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य होते हैं दोस्तों, इस नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के अंतर्गत आता है दोस्तों त्रिपुरा, यहाँ कहीं आता है दोस्तों त्रिपुरा। तो आप अच्छे से, इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले दोस्तों आप मैप इंडिया का बनाना अवश्य जानिए और सारे राज्य को भी पहचाना जाइए। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको इंडिया की मैप भी बनाने आनी चाहिए, चाहे रफली ही आपको क्यों ना बनाने आ रहा हो, और सारे स्टेट को भी दोस्तों पहचानने आना चाहिए कि किसकी बाउंड्री किससे लगती है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा टॉपिक से हटके हो गया, फिर से हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का पहला बायो विलेज किसको घोषित किया गया दोस्तों? वह दासपारा को घोषित किया गया है। दासपारा दोस्तों कहाँ है? त्रिपुरा में है। इस गांव को दोस्तों पूरी तरह कृषि और मत्स्य पालन पर निर्भर परिवारों को बस्ती के रूप में दोस्तों विकसित किया गया है। यानी यह जो दोस्तों दासपारा गांव है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन के लिए दोस्तों यह गांव जाना जाता है। तो उसी रूप में दोस्तों इसको डेवलप किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों की जो आर्थिक गतिविधियाँ दोस्तों, उसमें उनकी भूमिका भी बढ़े और उनका दोस्तों इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो सके दोस्तों, यानी उनका आर्थिक विकास हो सके। तो आप बस इतना याद रखिएगा, भारत का पहला बायो विलेज दासपारा, भारत का पहला बायो विलेज दासपारा कहाँ पर? त्रिपुरा में। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट की तरफ, जो हमारा आज की सीरीज में दोस्तों अंतिम करंट है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम बात किसी करने वाले हैं दोस्तों? इस्माइल 75 के बारे में, 75 के बारे में। अब आप दोस्तों अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो इस्माइल 75 के बारे में दोस्तों आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। तो इसलिए दोस्तों इसके बेसिक चीज़ों को मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आप नियमित क्लास को देख रहे होंगे दोस्तों, तो आप इस्माइल 75 के बारे में दोस्तों अभी जस्ट पिछले वीडियो में दोस्तों आपने इसको देखा है, तो वहाँ से आप इसके एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेंगे और जो यहाँ पर कुछ रह जाता है उसको देख लीजिए। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? शहरों या कस्बों एवं नगरपालिका क्षेत्र को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना, फ्री ऑफ बेगर, और इनके लिए दोस्तों पुनर्वास की व्यवस्था कराना। अब इस्माइल 75 के बारे में दोस्तों 2-3 फैक्ट दोस्तों पिछले करंट के वीडियो में चर्चा किया गया है, तो आप वहां से भी शामिल कर लेंगे। और कुछ और फैक्ट है दोस्तों, तो आपका इस्माइल 75 जो दोस्तों कैंपेन आया था दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों शहरों या कस्बों एवं नगर पालिका क्षेत्र को दोस्तों किससे? भिक्षावृत्ति से मुक्त करना, फ्री ऑफ बेगर। आप देख रहे हो दोस्तों बेगारी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है दोस्तों। अगर आप जैसे शहर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो आप देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि अगर आप बाइक से हैं या आप किसी भी 4 व्हीलर से हैं, तो दोस्तों अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं दोस्तों क्या होता है कि आपसे 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी होता है दोस्तों, वो आपसे मांगते हैं। तो जिसके मन करता है वो देता है, जिसका नहीं मन करता दोस्तों वह नहीं देता है। तो इसीलिए दोस्तों बात किया जा रहा है कि शहरों एवं
शहरों या कस्बों एवं नगर पालिका क्षेत्र में दोस्तों क्या करना है, भिक्षावृत्ति से मुक्त कराना है, फ्री ऑफ बेगरी करना है दोस्तों, क्योंकि इससे देख रहे होंगे दोस्तों लोगों को भी असुविधाएं होती हैं और दोस्तों जो भिक्षावृत्ति मांगते हैं दोस्तों उनका भी पुनर्वास नहीं हो पाता है। तो स्माइल 75 के तहत दोस्तों क्या किया जाएगा, उनके पुनर्वास की दोस्तों व्यवस्था की जाएगी। तो आप इस फैक्ट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, इसकी भी दोस्तों पूरी की पूरी संभावना कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यार दोस्तों आज का हमारा लास्ट करंट था। तो आपको दोस्तों जितने भी आज करंट के टॉपिक्स पढ़ाए गए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों, और उम्मीद भी करता हूं दोस्तों आप सबको करंट पढ़ के मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों यह कोई मैराथन के रूप में नहीं चल रहा है, ना किसी मतलब सारे करंट को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट करंट चीजें इसमें शामिल की गई हैं और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको पढ़ाया भी जा रहा है, ताकि आपको क्लास के दौरान ही याद हो जाए। देखिए मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करें, वो भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें दोस्तों, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट लाभ हो। मैं पूरी राम कहानी पढ़ा के क्या कर लूँगा दोस्तों, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन ना फंसे तो देखिए गारंटी तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन दोस्तों अपने अनुभव के हिसाब से दोस्तों आपको टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ उन्हीं फैक्ट को दोस्तों शामिल किया जा रहा है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सके, और टू दी पॉइंट चीज़ों को ही लेकर दोस्तों चला भी जा रहा है। और उम्मीद भी कर सकता हूँ दोस्तों कि आप सबको अगर नियमित क्लास को देख रहे होंगे तो आपको हर एक वीडियो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा, और आपका दोस्तों अब कॉन्फिडेंस लेवल भी दोस्तों बढ़ गया होगा कि हाँ करंट के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आसानी से दोस्तों कुछ फैक्ट को पढ़े हुए कुछ एलिमिनेशन मेथड के दोस्तों अच्छे से मैं अपने पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब देख रहे होंगे दोस्तों आप सबके लिए चुनिंदा तरीके से बेहतरीन करंट अफेयर्स लाए गए हैं। अपनी तरफ से दोस्तों इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि एक भी दोस्तों इसमें क्या हो त्रुटि ना हो, लेकिन अगर कोई दोस्तों ह्यूमन एरर हो जाता है, कुछ भी गलतियां हो जाती है दोस्तों किसी फैक्ट में, तो आप दोस्तों उसको कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो उसका सही आंसर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से दोस्तों। अपने हिसाब से हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी दोस्तों गलती है तो उसकी गुंजाइश भी रहती है दोस्तों, उसके लिए हम तैयार भी हैं। अगर आपको लगता है किसी फैक्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उसका मैं अवश्य रिप्लाई दोस्तों करूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते चलते बस आप सबसे छोटा सा निवेदन करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा यूट्यूब चैनल है वह क्या है दोस्तों स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों इसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप दोस्तों यह भी कर लेंगे, और अगर दोस्तों आपने वीडियो शेयर नहीं किया होगा तो आप शेयर भी कर देंगे, और बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों आप वीडियो शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आपका अगर रिलेटिव में दोस्तों फ्रेंड सर्किल में कोई भी दोस्तों अगर अभी हाल ही में इन तीनों एग्जाम को देने वाला दोस्तों यूपीपीसीएस 2023 का, आईएएस 2023 का और ईपीएफओ दोस्तों अगर देने वाला है तो आप दोस्तों उन तक तो वीडियो दोस्तों कन्फर्मली एकदम पहुंचा देंगे, उन तक दोस्तों शेयर कर देंगे, ताकि दोस्तों उनको भी आपके साथ साथ क्या मिलता रहे, लाभ मिलता रहे। बाकी जिसके भी दोस्तों 2023 में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दोस्तों लगे हो, तो आप सब दोस्तों करंट के लिए दोस्तों यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों करंट अफेयर्स 2023 के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम दोस्तों, अब आप सबसे विदा लेते हैं, अब मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी भी करते रहिएगा, और बहुत ही मस्त तरीके से दोस्तों आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।